Good morning, dear friends. आज I today I thought of shooting a video on the topic clauses because one of my dear friends, he requested me to post a video on clause, the topic clause. So here it goes. Friends, let me tell you that I'm on my morning walk in the countryside. It's somewhere in Habibullapur, in between Para. Yes, you can see all around paddy field. नमस्कार मित्रों, मैं अपने काल की यात्रा पर हूँ, सैर पर हूँ, यदि शुद्ध हिंदी में कहें तो। और एक मेरे प्रिय मित्र ने मुझे अनुरोध किया कि मैं फ्रेज़ पर एक वीडियो बनाऊँ, क्लॉज़ेस पे एक वीडियो बनाऊँ। क्लॉज़ तो आप जानते ही होंगे कि वैसे क्लॉज़ को समझने के लिए हमें फ्रेज़ को समझना चाहिए। इट्स इंडिस्पेंसिबल टू लर्न व्हाट फ्रेज़ इज़ बिफोर लर्निंग क्लॉज़। येट फिर भी मैं आपको बिना फ्रेज़ के ही क्लॉज़ के बारे में समझाता हूँ। मुझे आशा आपको फ्रेज़ क्या होता है पता होगा। वैसे हिंदी में बता दूँ, फ्रेज़ को बोलते हैं वाक्यांश और क्लॉज़ को कहते हैं उपवाक्य। यहाँ पे रिकॉर्डिंग करना थोड़ा दिक्कत पैदा कर रहा है क्योंकि आई मे स्टम्बल हियर और कहीं गिर न जाओ, क्योंकि ये पगडंडी है, ट्रैक, सी दैट ट्रेल। राइट फ्रेंड्स, तो मैं बता रहा था कि क्लॉज़ क्या होता है। क्लॉज़ को हम हिंदी में कहते हैं उपवाक्य। जैसे एक थाने में इंस्पेक्टर के साथ निरीक्षक के साथ एक उप निरीक्षक भी होता है, उसी प्रकार एक जैसे इंस्पेक्टर के साथ एक सब इंस्पेक्टर भी होता है, उसी प्रकार वाक्य में एक छोटा सा हिस्सा जिसे हम उपवाक्य कहते हैं वह भी होता है। अगर हम इसकी परिभाषा कहें तो क्लॉज इज़ अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस with its independent meaning, and it begins with a conjunction. That conjunction may be a coordinating conjunction or subordinating conjunction. तो हिंदी में कहें तो उपवाक्य एक पूर्ण वाक्य का छोटा सा हिस्सा होता है जो कि नमस्कार जो कि डिपेंडेंट भी हो सकता है और इंडिपेंडेंट भी हो सकता है। वो वाक्य आधारित भी हो सकता है और स्वतंत्र भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि पहले हम समझ लेते हैं कि क्लॉज़ का पहचान क्या है। देखिए, एक उदाहरण लीजिए, उदाहरणों से समझना आसान पड़ता है। अगर मैं कहूँ कि आई वॉक बिकॉज आई वॉन्ट टू बी स्लिम एंड हेल्दी, हिंदी में मैं टहलता हूँ क्योंकि मैं स्वस्थ और पतला होना चाहता हूँ। अब इस वाक्य में देखें तो यू टर्न मारते हैं यहाँ से। इस वाक्य में देखें तो ध्यान से इस वाक्य को सुनिए फिर से एक बार। आई वॉक बिकॉज आई वॉन्ट टू बी स्लिम एंड हेल्दी। इस वाक्य में आपको दो हिस्से नज़र आएंगे।
एक तो आई वॉक और दूसरा बिकॉज आई वॉन्ट टू बी स्लिम एंड हेल्दी, राइट। तो आई वॉक को अगर हम उस वाक्य में से बाहर भी निकाल देंगे, अगर पूरे वाक्य में से अगर हम आई वॉक वाले हिस्से को अगर बाहर निकालते हैं तो भी इसका अर्थ इसके पास एक पूर्ण अर्थ है या सार्थक है। आई वॉक, मैं टहलता हूँ। परंतु यदि हम दूसरे हिस्से को देखेंगे, बिकॉज आई वॉन्ट टू बी स्लिम एंड हेल्दी, तो यह वाक्य थोड़ा दूसरे वाक्य पर आधारित सा लगता है। अंग्रेजी का मास्टर हूँ, थोड़ा यूट्यूब पे वीडियो शूट कर रहा हूँ। टहल भी रहे, पढ़ा नहीं रहे, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, यूट्यूब पे अपलोड करेंगे। ओके, बिकॉज आई वॉन्ट टू बी स्लिम एंड हेल्दी, ये एक क्लॉज है जो कि अपने पूर्ण अर्थ के लिए पहले वाले क्लॉज आई वॉक पर आधारित है। तो अक्सर कंजंक्शन के बाद वाला हिस्सा डिपेंडेंट क्लॉज माना जाता है और उसके पहले वाला हिस्सा जो कि यहाँ पे आई वॉक था वो इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं, हिंदी में कहें तो मुख्य उपवाक्य। और जो डिपेंडेंट क्लॉज है कंजंक्शन के बाद वाला हिस्सा, उसे हम आश्रित उपवाक्य कहते हैं, क्योंकि वह अपने पूर्ण अर्थ के लिए मुख्य उपवाक्य पर आश्रित होता है। एक और उदाहरण लेते हैं। I run in the morning, so I feel energetic the whole day. मैं प्रातःकाल दौड़ता हूँ, इसलिए दिन भर ऊर्जावान महसूस करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे इसलिए एक कंजंक्शन है, इसके बाद वाला हिस्सा हम आधारित उपवाक्य मानेंगे। और मैं प्रातःकाल दौड़ता हूँ या दौड़ लगाता हूँ, यह सही, ये आश्रित नहीं है अपने अर्थ के लिए किसी दूसरे हिस्से पे। यह मुख्य उपवाक्य है, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। ये प्रिंसिपल क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज दोनों सेम है। तो आई रन इन द मॉर्निंग ये प्रिंसिपल क्लॉज है और दूसरा हिस्सा जो कंजंक्शन से शुरू होता है सो एंड इसलिए आई फील एनर्जेटिक द होल डे, इसलिए मैं दिन भर ऊर्जावान महसूस करता हूँ। ये एक आश्रित उपवाक्य है जिसे हम डिपेंडेंट क्लॉज भी कह सकते हैं। अब कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों हिस्से ही एक सेंटेंस के जो दो क्लॉज होते हैं, तो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं क्लास। कभी कभी एक वाक्य में जो दो हिस्से होते हैं, दो क्लॉज होते हैं, वो दोनों ही इंडिपेंडेंट होते हैं। दोनों एक दूसरे पे आधारित नहीं होते हैं, यद्यपि उनके बीच में एक कंजंक्शन लगा होता है। जैसे मैं कहूँ कि आई वॉक इन द मॉर्निंग एंड आई स्विम इन द इवनिंग। मैं प्रातःकाल टहलता हूँ और मैं सायंकाल तैरता हूँ। अब देखिए, मैं टहलता हूँ और मैं तैरता हूँ, इन दोनों में कोई संबंध तो है नहीं। दोनों वाक्य बिल्कुल अपने पूर्ण अर्थ के लिए काफ़ी हैं, यद्यपि इनमें एक एंड कंजंक्शन लगा हुआ है। तो जो कंजंक्शंस दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ते हैं, ऐसे कंजंक्शंस को हम लोग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। और जो कंजंक्शंस मुख्य वाक्य को आश्रित उपवाक्य से जोड़ते हैं, उसे हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। फिर से कहता हूँ,
जो कंजंक्शंस इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ते हैं उसे हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं, और जो कंजंक्शंस प्रिंसिपल क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज से जोड़ते हैं उसे हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहते हैं। कोई डिग्री कॉलेज है लगता है ये, लाची देवी महाविद्यालय, चक हबीबुल्ला मिठनपारा। राइट, तो मैं कह रहा था कि तो मतलब कुछ बात समझ में आई। एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है जो कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ता है। दूसरी ओर दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। अब दोनों को हम प्रिंसिपल क्लॉज तो नहीं कहेंगे, यद्यपि दोनों ही इंडिपेंडेंट हैं। तो वो जिस कंजंक्शन से जुड़ते हैं उन्हें हम, ऐसे कंजंक्शंस को हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहते हैं। कोऑर्डिनेट मतलब कि दोनों हिस्सों को बराबर का दर्जा देना, और सबऑर्डिनेट मतलब कि एक हिस्से को दूसरे के अधीन करना। आप सुने होंगे ना सबऑर्डिनेट सर्विसेज, सबऑर्डिनेट कोर्ट क्या बोलते हैं, अधीनस्थ न्यायालय, जो अधीन होता है। राइट, अगर एक बॉस का, गॉड, लगता है पोल्ट्री फार्म है यहाँ पे। हाँ, तो मैं कह रहा था कि एक बात हमारी क्लियर हो गई है कि वाक्यों में दो हिस्से हो सकते हैं जो कि आपस में कंजंक्शंस के माध्यम से जुड़े होते हैं। वो कंजंक्शन अगर दोनों हिस्सों को बराबर का दर्जा दे रहे हैं तो वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहलाते हैं। और वो कंजंक्शंस जो कि दोनों हिस्सों को बराबर का दर्जा न देकर आश्रित उपवाक्य को मुख्य उपवाक्य के साथ जोड़ता है किसी कंजंक्शंस के माध्यम से, उसे हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहते हैं। अब मित्रों, यहाँ पे मैं एक बात कहना उचित समझता हूँ कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो कि कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस को जोड़ते हैं, ऐसा करने पे वो कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण करते हैं। आप सुने हैं ना, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यदि आप अंग्रेजी की किसी भी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की या फिर स्पोकन इंग्लिश की या कोर्सेज़ की, 10th 12th ग्रेजुएशन, MA, कुछ भी, तो आपको अंग्रेजी का कोई भी हिस्सा अनछुआ नहीं रहना चाहिए। स्पेशली सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये रचना के आधार पे है। अर्थ के आधार पे देखा जाए तो खूब ताज़ी हवा को मज़ा ले रहे हैं आप लोग, इतना शुद्ध वातावरण। और वैसे देखा जाए तो सेंटेंसेस तो 5-6 प्रकार के होते हैं जो कि मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ। वो अर्थ के आधार पे है वो, लेकिन ये सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ये रचना के आधार पे है। सेंटेंसेस बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। तो कंपाउंड सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या होता है कि ये, इसमें जो दो क्लॉज होते हैं वो दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं और दोनों ही कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े होते हैं। जबकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ये जो वाक्य है, इसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। यानी कि एक मुख्य उपवाक्य होगा और दूसरा आश्रित उपवाक्य होगा। अब ये आश्रित उपवाक्य भी 3 तरह का होता है। एक नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। देखिए, अब आप बोलेंगे कि कैसे पहचानें
कि वो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो नाउन क्लॉज है कि एडजेक्टिव क्लॉज है कि एडवर्ब क्लॉज है। अच्छा ये बताइए, वैसे नाउन का काम होता क्या है? हाँ, मैं बोल रहा था कि नाउन का काम क्या होता है एक सेंटेंस में। नाउन या तो सब्जेक्ट के स्थान पे होता है या ऑब्जेक्ट के स्थान पे होता है। इसी प्रकार नाउन क्लॉज भी यही काम करेगा। एक क्लॉज या तो वो सब्जेक्ट के स्थान पे होगा या फिर ऑब्जेक्ट के स्थान पे होगा। अगर मैं कहूँ आई नो दैट यू आर अ गुड बॉय, तो अब इसको देखते हैं, ज़रा एनालाइज करते हैं इसका एनालिसिस करते हैं। आई नो दैट यू आर अ गुड बॉय, तो आई नो यहाँ पे प्रिंसिपल क्लॉज है और दैट कंजंक्शन को लेकर अगला हिस्सा दैट यू आर अ गुड बॉय, ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो अब हमें पहचानना है कि ये सबऑर्डिनेट क्लॉज में से कौन सा क्लॉज है, ये नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज या एडवर्ब क्लॉज। तो इसका स्थान देखिए, आई क्या है? सब्जेक्ट है। नो KNOW, नो क्या है? मेन वर्ब है। और अगला हिस्सा जो है दैट यू आर अ गुड बॉय, ये क्या ऑब्जेक्ट के स्थान पे नहीं है, है ना? अच्छा, अभी आप बोलेंगे कैसे पता है कि वो ऑब्जेक्ट के स्थान पे है? तो मित्रों, आपको तो पता ही है कि जब हम एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ते हैं जिसमें कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं, जिस टॉपिक के रिलेटेड आपको पता है ना कि ट्रांजिटिव वर्ब्स में के बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो कैसे हम लोग पता करते हैं कि ऑब्जेक्ट, अगला वर्ड वो ऑब्जेक्ट है कि कोई एडवर्ब या कुछ और है? क्या और किससे पूछते हैं ना, सब्जेक्ट और वर्ब के सहायता से। आइए यहाँ पे हम लोग क्या और किससे, व्हाट और हुम पूछते हैं आई और नो की सहायता से। तो मैं क्या जानता हूँ, उत्तर में आया कि आप अच्छे लड़के हैं। इंग्लिश में व्हाट डू आई नो दैट यू आर अ गुड बॉय, यानी कि क्या या व्हाट का उत्तर तो आ रहा है और जो क्या और किसी का उत्तर होता है वह निसंदेह अनडाउटेडली ऑब्जेक्ट होता है। यानी एक बात तो तय है कि दैट यू आर अ गुड बॉय ऑब्जेक्ट है। अब ये बताइए, ऑब्जेक्ट का स्थान किसके लिए बुक है? वो हमेशा एक नाउन के लिए ही बुक है या प्रोनाउन के लिए। तो यह सिद्ध हुआ कि दैट यू आर अ गुड बॉय क्योंकि नाउन के स्थान पे है, इसलिए यह नाउन क्लॉज है। क्योंकि क्लॉज के भी इसमें गुण हैं, एक कंजंक्शन से शुरू हो रहा है और इसमें अपना सब्जेक्ट है, अपना वर्ब है, राइट। और ये क्यों सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है? क्योंकि यह आश्रित है दूसरे प्रिंसिपल क्लॉज आई नो पे। मैं जानता हूँ, अरे भैया क्या जानता हूँ कि आप एक अच्छे लड़के हैं, राइट। अब तो आप समझ गए होंगे कि हमें नाउन क्लॉज कैसे पहचानना है। नाउन क्लॉज जो कि सबऑर्डिनेट क्लॉज की कैटेगरी में आता है, हमें पहचानना है। जैसे हम ऑब्जेक्ट का पता करते थे एक्टिव पैसिव पढ़ते समय। दूसरा होता है एडजेक्टिव क्लॉज। अब एडजेक्टिव क्लॉज भी सिंपल, वह क्लॉज जो वाक्य में एडजेक्टिव का काम करे। अब एडजेक्टिव है तो किसी न किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता तो बताएगा ही वो। तो ये एडजेक्टिव क्लॉज भी किसी नाउन के इर्द गिर्द ही होगा, है ना। जैसे देखते हैं, मैं कहूँ कि अभी ओपन डेफिकेशन हमारे गाज़ीपुर में पूरी तरह से नहीं ख़त्म हुआ है। ओके, सॉरी, मैं बोल रहा था कि यस, एडजेक्टिव क्लॉज। तो अगर मैं कहूँ कि आई नो द प्लेस where I have been walking, right? हिंदी में मैं स्थान को जानता हूँ जहाँ मैं टहलता रहा हूँ। तो
इस स्थान की क्या विशेषता है? कौन से स्थान को मैं जानता हूँ? जहाँ मैं रहता हूँ? नहीं। जहाँ मैं पढ़ता हूँ? नहीं। जहाँ मैं टहलता रहा हूँ पिछले 1-1.5 घंटों से। तो यह प्लेस का विशेषता बता रहा है, इसलिए हम इसको नाम देंगे एडजेक्टिव क्लॉज का। या कोई और उदाहरण लेते हैं। आई सॉ द गर्ल। देखिए गर्ल आ गया, गर्ल तो जानते हैं कॉमन नाउन है। अब इसके बगल में मैं लगाऊंगा एक एडजेक्टिव क्लॉज। आई सॉ द गर्ल हु came to me for help yesterday। अब देखिए इसका अर्थ क्या हुआ? मैं उस लड़की को देखा। कौन सी लड़की को? जो मेरे पड़ोस में रहती है? नहीं। जो मेरे स्कूल में पढ़ती है? नहीं। फिर कौन सी? मैं उस लड़की को देखा जो कि आई सॉ द गर्ल हु केम टू मी फॉर हेल्प yesterday। जो मेरे पास कल सहायता के लिए आई थी, उस लड़की को मैं देखा। क्या विशेषता है उस लड़की की? ये वही लड़की है जो कल आई थी सहायता के लिए। उसको मैं देखा ऑटो में या कहीं भी, राइट। और सिंपल एग्जांपल लेते हैं। आई लाइक मैंगोज दैट स्मेल गुड। मुझे आम पसंद है। लेकिन कौन से आम? क्या विशेषता है उन आमों की जो मुझे पसंद है? जिनमें से अच्छी महक आती है, अच्छी खुशबू आती है, राइट। तो मैंगोज़ का विशेषता बताया इस पूरे क्लॉज ने, दैट स्मेल गुड या विच स्मेल गुड। अब आप बोलेंगे तो कंजंक्शन कहाँ गया? अरे है तो कंजंक्शन यहाँ पे, दैट भी है या विच है। पिछले एग्जाम्पल में हु था क्योंकि वो महिला थी। लिविंग थिंग के लिए हम लोग हु कंजंक्शन यूज़ करते हैं और नॉन लिविंग थिंग के लिए विच या दैट यूज़ करते हैं। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, एडजेक्टिव क्लॉज जिस नाउन के बगल में लगा है उसको हम लोग एंटीसीडेंट कहते हैं, राइट। तो एडजेक्टिव क्लॉज पे क्लियर हुआ। एडजेक्टिव क्लॉज दूसरे प्रकार का सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तीसरे चलते हैं। तीसरे में है एडवर्ब क्लॉज। अब एडवर्ब क्लॉज क्या होता है? एक और ट्रेल पकड़ते हैं। एडवर्ब क्लॉज, वो मेरे पीछे शुगर केन है क्या? गन्ना? नहीं, वो तो कुछ फॉडर है एनिमल्स के लिए जो कि काट के खिलाते हैं, राइट फ्रेंड्स। तो मैं कह रहा था कि एडवर्ब क्लॉज। अब एडवर्ब क्लॉज भी वही काम करेगा जो कि एडवर्ब करता है। क्या करता है एडवर्ब काम? एडवर्ब काम करता है, पिछले ही वीडियो में तो बताया हूँ, वर्ब की विशेषता, एडजेक्टिव की विशेषता या किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता, और मुख्यतः समय, स्थान, तरीका बताने का काम करता है। तो कोई भी एडवर्ब क्लॉज जो कि एक एडवर्ब का काम करे वह भी एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की कैटेगरी में आता है। और जो कंजंक्शन इसमें लगेगा उसे भी हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल क्लॉज के बगल में लग रहा है वो, और वह दूसरे हिस्से को उसका सबऑर्डिनेट बना दे रहा है, राइट। तो एक और सरल उपाय है आप लोगों के पास। अगर आप बस सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो कि गिने चुने हैं 15-20, उन्हें आप अगर याद कर लें, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस उन्हें आप याद कर लें, तो आप आराम से पहचान सकते हैं कि वो सेंटेंस जो दिया है उसमें जो क्लॉजेस हैं वो क्लॉजेस मिलके कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण कर रहे हैं या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का, प्लस वो कंजंक्शंस कौन से प्रकार के हैं, वो क्लॉजेस कौन से प्रकार के हैं। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं एडवर्ब क्लॉज का। मैं कहूँ कि आई वॉक व्हेन द सन राइजेस। मैं टहलता हूँ। व्हेन यहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो कि बता रहा है टाइम, कि कब टहलता हूँ, जब सूर्योदय होता है। तो व्हेन द सन राइजेस यह एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है जो कि एडवर्ब क्लॉज का काम कर रहा है। वॉक नामक वर्ब
की विशेषता बता रहा है। राइट फ्रेंड्स, वैसे मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि एडवर्ब क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज से जोड़ने वाले जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं वो हैं when, as, if, so that, even if, where, than इत्यादि। ये कौन सा मंदिर है? बंगाली बाबा मंदिर क्या है बंगाली बाबा का मंदिर? बहुत पुराना है क्या? 2008 का? ये तो बना 2008 का, हम लोग के जन्म से पहले का उनका स्थान है। अरे बाप, हाँ जय बंगाली बाबा। तो वाकई ये बंगाली के थे क्या? हाँ हाँ वाकई है, बहुत शक्ति है इनके में। अरे बाप, इनकी शक्ति की कमी नहीं है भैया जी। रोड है फेंका लगा, छोड़ के इनके फेंकना लोग। अच्छा, ये तो रोड वहाँ लगा। नहीं साधु संत का तो सम्मान तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ वो तो है। वो तो हमेशा वो अतीत में भी हुआ था, वर्तमान में भी और भविष्य में भी होगा। संत तो संत ही है। कितना बलिदान दे के आदमी संत बन पाता है। कितना बाबूजी बताते हैं ना कि कोई सामान इधर उठा लेता था ना पहले, हाँ, अंधा कर देते थे उसको। अरे बाप रे, सुबेर हो जाता था, फिर उसके बाद सामान मुझे छोड़ के जाना ही है सवेरे। हाँ ऐसा रात को हम लोग यहाँ पानी पर आते थे, जी जी। तो जैसे हम लोग के साथ में एक पानी पर आते थे इंसान के रूप में। अच्छा, हाँ इतना शक्ति इनके अंदर थी। हाँ आज भी है, हाँ हाँ आज भी है वही शक्ति। हम लोग जो मांग देते हैं वो पूरा हम लोग को होता है। हमारा घर उधर है मगर हम जानते हैं इनको। हाँ। हाँ। अभी 1 महीना हुआ मनौती की है, हमारा काम पूरा हो गया। अरे वाह, उनके अंदर है 5 किलो का घंट मारा हूँ उसको। वाह, हाँ। जय बंगाली बाबा। मैं अभी से टहल रहा हूँ, मॉर्निंग वॉक कर रहा था और एक क्लास वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था। अच्छा अच्छा पढ़ाता हूँ अंग्रेजी अच्छा। यूट्यूब। चलते हैं नमस्कार। सो दैट वाज ऑल अबाउट क्लॉज। सो एक बार फिर से मैं थोड़ा रिवाइज करा दूँ, स्पेशली मेरा वो फ्रेंड मिस्टर फाड़िंद्र, सलाम। और कल तो मुहर्रम था। जी जी। आप मैं कुछ नहीं, मैं गाजीपुर में रहता हूँ, टहल रहा हूँ, सुबह टहलता हूँ अच्छा और मोबाइल पे रिकॉर्डिंग करता हूँ, पढ़ाता हूँ अंग्रेजी। अच्छा तो दोनों काम हो जा रहा है। तो आप गाजीपुर में रहते हैं? हाँ हाँ, ये काली नगर कॉलोनी है, हाँ। आपकी रानी बस्ती है उससे इस तरफ, जी जी जी। वहीं पे। तो हलवा हलवा खिलाएंगे? हाँ तो घर पे चलेंगे तब है। ठीक है सर, ठीक है, सलाम। So I think it was clear. In this video I told you about clause, definition of clause, kinds of clauses, and the conjunctions that are used to connect clauses, how to identify clauses, how to even make them, how to frame them. तो काफ़ी है ना? Yes, क्लॉज में इसके अलावा तो मुझे कुछ नहीं लगता कि इम्पोर्टेंट है। और वीडियो के अलावा आपको खुद भी लिखना पड़ेगा। लिखिए क्लॉजेस को, कुछ कंजंक्शंस को उठाइए और उसको आप सेंटेंसेस में यूज़ करिए और देखिए कि मैं जो कंजंक्शन लगाया हूँ उसके बाद का क्लॉज क्या कर रहा है। वो उसको इंडिपेंडेंट बना रहा है कि डिपेंडेंट बना रहा है। जैसे देखिए, आपने कोई कंजंक्शन लिया, मान लीजिए आपने लिया देयरफॉर, राइट, देयरफॉर। तो कोई सेंटेंस बनाते हैं, आई वॉज इन अ पार्टी लास्ट नाइट, देयरफॉर आई कुड नॉट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मेरे पीछे देख रहे हैं ये क्या बोलेंगे इनमें? स्केयर क्रो बोलते हैं इंग्लिश में, स्केयर क्रो। एक चिड़िया विड़िया को डराने के लिए होता है ना? मैंने
ये ग्रीन चिली है मेरे पीछे मेरे ख्याल से, यू नो। राइट, तो क्या बता रहा था मैं आपको। राइट, तो कंजंक्शंस को आप यूज़ करिए, सेंटेंसेस बनाइए और पहचानने का प्रयास करिए कि वो कंजंक्शन क्या काम कर रहा है। वैसे भी गिने चुने पहले से ही फिक्स्ड है कि फलाने कंजंक्शंस कोऑर्डिनेट करने का काम करेंगे और फलाने कंजंक्शंस सबऑर्डिनेट बनाने के काम आएंगे। राइट, और यहाँ पे मैं एक और टॉपिक छूना चाहता हूँ कि जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो हैं वो 4 तरह के होते हैं: क्यूमुलेटिव, एडवर्सिटिव, अल्टरनेटिव और इलेटिव। अब तो यहाँ पे ट्रैफिक है, इसलिए मेरा रिकॉर्डिंग थोड़ा पुअर होगा, इसलिए आई मस्ट स्टॉप इट नाउ। ये शायद से मैं देव कठिया पहुँच चुका हूँ। मेरे पीछे देखिए लिखा हुआ है देव कठिया। पता नहीं कोई मेरा बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड है या कोई ना कोई है जो कि इस वर्ड का मैं सुना हूँ, देव काठिया। ओके देन फ्रेंड्स, तो आई थिंक आई मस्ट रिकॉर्ड दिस। आपने तो इंग्लिश क्लास का भी मज़ा ले लिया और कंट्री साइड देहात में वॉक का भी मज़ा ले लिया, और थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। ये मैं बता दूं कि ये 4 लेन है। 4 लेन कहेंगे, 2 लेन कहेंगे? 2 लेन। लेन मतलब क्या होता है? लेन मतलब रास्ता, गली, और यहाँ पे तो एक ये है, एक वो है, तो 2 लेन ही हुआ ना। लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे ओवरटेक भी हो सकता है, वहाँ पे ओवरटेक हो सकता है, तो इसलिए 4 लेन कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय देन, लव यू ऑल, हैप्पी संडे, कीप मूविंग, कीप फ्लोइंग, कीप इम्प्रूविंग, कीप हेल्पिंग। बाय देन।